सहारा स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो आज हम जानते हैं कैसे सुब्रता रॉय जी ने 1978 में 2000 के कैपिटल से एक मल्टी बिलियनियर डॉलर एम्पायर कैसे खड़ा किया था और ये 24,000 करोड़ का सहारा स्कैम कैसे हुआ था। सहारा ग्रुप की शुरुआत बहुत छोटी सी थी। सुब्रता रॉय जी ने सहारा को एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था जहां फोकस कॉमन आदमी की सेविंग्स पे था। सहारा ने रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के लोगों को टारगेट किया था जहां लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते थे। सहारा के एजेंट्स दूर दूर जाकर लोगों का ट्रस्ट जीतते थे और इसी ट्रस्ट के बेसिस पर सहारा धीरे धीरे एक मैसिव बिजनेस एम्पायर बन गया। एक टाइम पर सहारा रियल एस्टेट, फाइनेंस, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेशनल लग्जरी होटल्स तक का ओनर बन चुका था। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब 2008-9 के दौरान सहारा की दो कंपनीज ने ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी ओएफसीडी इशू किए। सिंपल शब्दों में ओएफसीडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टर कंपनी को लोन देता है, इंटरेस्ट मिलता है और बाद में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो पैसा वापस ले ले या फिर उस अमाउंट को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। सहारा ने ओएफसीडी के थ्रू पब्लिक से लगभग 24,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे और इन्वेस्टर की संख्या लाखों में थी। सहारा का कहना ये था कि एक प्राइवेट प्लेसमेंट है जिस पर सेबी के रूल्स अप्लाई नहीं होते, लेकिन सेबी ने क्लियरली कहा कि जब इतने लार्ज नंबर ऑफ लोगों से पैसा लिया जाता है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बल्कि एक पब्लिक इशू होता है। सेबी का स्टैंड ये था कि सहारा ने पब्लिक इशू के रूल्स फॉलो नहीं किए, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं दिए और प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किए थे। 2010-11 के दौरान सेबी ने सहारा को फंड रेजिंग से रोका और रिफंड का ऑर्डर दिया। सहारा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया जहां इनिशियल स्टे मिला, लेकिन बाद में केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को डिटेल में एग्जामिन किया और 31 अगस्त 2012 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। सेबी ने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सहारा का ओएफसीडी इशू एक पब्लिक इशू था, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी का जुरिस्डिक्शन वैलिड है और सहारा ने कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट का वायोलेशन किया है। इस जजमेंट में सहारा को ऑर्डर दिया गया कि वो इन्वेस्टर के पूरे पैसे वापस दे दे और 15% इंटरेस्ट भी दे, सेबी के पास डिपॉजिट करे ताकि सेबी इन्वेस्टर को रिफंड कर सके। इस जजमेंट के बाद सहारा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कंपनी रिक्वायर्ड अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाई, एसेट्स अटैच होने लगे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए और बिजनेस ऑपरेशन ऑलमोस्ट रुक गए। सहारा का ग्लैमर और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब सहारा ने सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रता रॉय के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। ये मोमेंट पूरे इंडिया के लिए शॉकिंग था क्योंकि एक ऐसा बिजनेसमैन जो कभी पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज के साथ नजर आता था अब जेल में था। बाद में सुब्रता रॉय को टेम्पररी पैरोल और बेल मिली, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, जिसमें लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करना कंपलसरी था। सेबी ने जो पैसा सहारा से रिसीव किया उसे रिफंड अकाउंट में इन्वेस्ट किया, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये रही थी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रेसेबल ही नहीं थे या उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। इसी वजह से 2022 तक अराउंड 138 करोड़ रुपए ही एक्चुअल इन्वेस्टर को रिफंड कर हो पाए थे, जबकि बल्क अमाउंट सेबी के पास ही पड़ा रहा। आज भी यानी कि 2025 तक सहारा केस सुप्रीम कोर्ट में फुल्ली क्लोज नहीं हुआ है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कि वो अपने अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टीज की लिस्ट दे ताकि उन्हें सेल करके इन्वेस्टर रिफंड के लिए पैसा अरेंज किया जा सके। सहारा ने एम्बी वैली और दूसरी लार्ज प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है, जिसमें गवर्नमेंट और सेबी से रिस्पॉन्स लिए जा रहे हैं। मतलब केस अभी भी जुडिशियल सुपरविजन में चल रहा है। एंड में सहारा केस हमें ये सिखाता है कि एक कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो पब्लिक के पैसों के साथ ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस फॉलो नहीं करेगी तो लॉ उससे भी नहीं छोड़ेगा।